Good evening everyone. Welcome back again at the Nimbus Learning, powered by the Engineers Academy. Myself Saurabh Mahajan. जैसे कि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिस सेशन ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास का, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आज जो है मेन टॉपिक जो स्टूडेंट्स रिकमेंड किए थे एफईटी हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट जो हम बीजेडी के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे उसको हम एक ऐसे लेवल पे आकर छोड़ देते हैं कि सो दैट हम वापस आके वहां से फिर से कंटिन्यू कर पाए बाद में आके। तो आज हम एफईटी स्टार्ट करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बाद में अभी स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो होपफुली सभी क्लासेस में डिस्कस कर चुके होंगे एफईटी अपने, और कभी ना कभी आपने एफईटी पढ़ा होगा। और एफईटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इलेक्ट्रिकल जेईएन में, तो हम देखेंगे फिर भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बट वहाँ जाने से पहले हम ये कुछ क्वेश्चंस है उनको जो है बीजेटी के किसी लेवल पे आकर छोड़ देते हैं सो दैट हम वापस आके वहाँ से कंटिन्यू कर सके एफईटी के बाद। ओके, सो होपफुली आपने इस सैटरडे को करंट अफेयर का क्लास किया हो और आपने प्रैक्टिस सेशन भी वहाँ पर अटेंड किया हो। ये दोनों ही क्लासेस जितना आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, बट ये उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। रीजनिंग बहुत आसान होती है बट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको रीजनिंग बहुत आसान लगती है तो आप एक काम कर सकते हो कि रीजनिंग का जो टाइमिंग है, जो पेपर में आप उसको टाइम देने वाले हैं, उसको और कम कर दीजिए ताकि वो टाइम जो आपने वहाँ से कम किया है वो टेक्निकल में लगा सके। ओके, तो आप एक एक स्टेप करके आगे चलते रहिए। जिन बच्चों को रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है तो वो अभी ये कोशिश करिए कि जैसे आपको 200 क्वेश्चन आएंगे पेपर में एसएससी जेई में, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के होंगे, जिसमें से 100 में से 50 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के होंगे, तो आपको टोटल 120 मिनट मिलते हैं। 120 मिनट से अगर आप 120 मिनट्स में अगर आप 20 मिनट रीजनिंग में सारे के सारे 50 क्वेश्चन कर सकते हो, चलो 20 मिनट को छोड़ के आप 30 मिनट तक, 30 मिनट में अगर वो सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं रीजनिंग के, और जीएस के क्वेश्चन करने में 10 से ज़्यादा मिनट नहीं लगते कभी भी। ओके, तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होगा आपके पास किसमें, टेक्निकल में आके। ओके, टेक्निकल में कई क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको टाइम लग जाता है। जैसे नेटवर्क का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें 1 से 2 मिनट लग जाते हैं कई बार। जो कुछ क्वेश्चन जैसे बीजेटी जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे बहुत जल्दी हो जाएंगे, बिकॉज वो आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर लगाना होता है। ओके, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से थ्योरेटिकल टाइप आते हैं। ओके, तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्निकल टाइम के जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने टेक्निकल के लिए बचा के रखें पेपर में। तो अगर आप 25 मिनट्स में रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, 25, मैंने 30 बोला था। ओके, उसको ऊपर रिड्यूस करना पड़ेगा 30 में। और अब मीन्स की कहने का मतलब क्या है कि आप कोशिश करिए कि 40 मिनट्स के अंदर आपका रीजनिंग भी हो जाए, जीएस भी हो जाए, तभी आपके पास 80 मिनट्स बचेंगे जिसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ओके, तो कुछ ऐसा ही आपको टाइम मैनेजमेंट बना के रखना पड़ेगा। और मैं सही बताऊं तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने मिनट इसके लिए, इतने मिनट इसके लिए, वो सभी स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि वो कैसे डिसाइड करोगे आप पेपर से पहले कि किसका टाइम किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, मीन्स कि आपको जीएस को कितना टाइम देना है, आपको रीजनिंग में कितना टाइम देना है, कितना टेक्निकल को टाइम देना है आपको। ओके, ये सब आप जब मॉक टेस्ट दोगे, कंप्लीट मॉक टेस्ट दोगे, तब आपके पास आपके ये क्वेश्चंस का आंसर आपसे मिल जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। तो मॉक टेस्ट के पहले भी एक प्रिपरेशन करके जाइए। जैसे कोई भी क्रिकेट के मैच से पहले कोई भी कैप्टन जो होता है वो प्रिपरेशन करता है कि कौन से बैट्समैन को कौन से नंबर पर बैटिंग कराना है, तो वो भी एक क्रूशियल वर्क होता है। ओके, किस बैट्समैन को कहाँ पर भेजना है, किस बॉलर को कब बॉलिंग करानी है, वो भी एक क्रूशियल काम होता है। ओके, सिमिलरली ये भी एक क्रूशियल काम है आपके लिए, एक क्रूशियल और एक इम्पोर्टेंट स्टेप आपके लिए कि आपको कौन सा टेक्निकल पहले करना है। अगर पहले टेक्निकल कर रहे हो तो आपको टेक्निकल कितने टाइम में खत्म करना है। अगर आप रीजनिंग पहले कर रहे हो तो आपको रीजनिंग कितनी देर में खत्म करनी है। अगर आप जीएस पहले कर रहे हो तो आपको जीएस कितनी देर में खत्म करनी है। ये सब चीज़ें आपको डिसाइड होना चाहिए कि कौन से जो आपका ग्रुप है
आपको किस ग्रुप में जैसे कि जीएस में कितना टाइम देना है, रीजनिंग में कितना टाइम देना है, और हमारे पास टेक्निकल क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो ये सब आपका डिसाइड होना चाहिए पेपर से पहले ही। तो अभी के लिए हम 151 क्वेश्चन डिसाइड स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन, उसके बाद हम एफपीटी स्टार्ट कर देंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा है, इन बीजेटी कॉमा कलेक्टर रीजन विड्थ इज मैक्सिमम। कलेक्टर रीजन का विड्थ जब मैक्सिमम होता है व्हेन कलेक्टर मैक्सिमम, सीधा मीन्स पूछ रखा है कि क्यों हम कलेक्टर रीजन का विड्थ जो है वो मैक्सिमम रखते हैं। उसके दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके साथ साथ कि कलेक्टर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है, और उसको हम कलेक्टर रीजन का विड्थ इसलिए मैक्सिमम रखते हैं। उसका दूसरा जो बात बता रखा है कि उसमें हमें पावर डिसिपेशन जो हो रही है, जो हीट डिसिपेशन जो हो रही है पर यूनिट एरिया में, उसको रिड्यूस करना है। अब देखिए जितना हीट डिसिपेशन पर यूनिट एरिया सॉरी, उसमें से जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ा दोगे तो हीट डिसिपेशन पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास हीट जो होगा वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होने की वजह वो पूरे कलेक्टर रीजन में क्या होगा, स्प्रेड होगा, और उससे हमारे पास क्या होगा, सेफ ऑपरेशन होगा बीजेटी का। ओके, और जिस कलेक्टर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है, एक तो वो अमीटर से भी चार्ज कैरियर्स आएंगे। ओके, अमीटर से जो मैक्सिमम, अमीटर इज हाईली डॉप, तो अमीटर से बहुत सारे चार्ज कैरियर्स आएंगे। उस तो सारे के सारे जो चार्ज कैरियर अमीटर से आ रहे होंगे, वो सारे के सारे चार्ज कैरियर कौन कलेक्ट करेगा, कलेक्टर करेगा। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज आल्सो कलेक्टर। ओके, तो कलेक्टर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। जस्ट दिस इज राइट वन। ओके, एंड रिड्यूस हीट डिसिपेशन पर यूनिट वो कैसे करते हैं, जब हम कलेक्टर रीजन का विड्थ को मैक्सिमम रखते हैं। ओके, तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। और क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि वो पूछ रहा है कि कलेक्टर रीजन को मैक्सिमम क्यों करते हैं, एक तरह का ये हमें पूछ रखा है। थोड़ा क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं थी, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होना चाहिए। इसके लिए हम 152 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर ईच हैविंग करंट गेन ऑफ बीटा, ये करंट गेन अगर नहीं रख रखा है कि कौन सी कैटेगरी का है, कॉमन बेस का है, कॉमन अमीटर का है, कॉमन कलेक्टर का है, तो आपको यहाँ पर जो करंट गेन है बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको किसका मानना है, कॉमन अमीटर के केस का। किसका मानोगे, कॉमन अमीटर के केस का। कॉमन अमीटर के केस का करंट गेन जो होता है वो आपको याद होगा, उसको हम बीटा से लिखते हैं। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू 50 दे रखा है। उसके बाद डार्लिंगटन कनेक्शन है, तो उसने पूछा डार्लिंगटन कनेक्शन देने के बाद जो करंट गेन होगा पूरे कनेक्शन का वो क्या होगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डार्लिंगटन एम्पलीफायर का जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, β1 + β2 + β1 × β2, जिसमें हमने बोला था, अब ये पूरा फॉर्मूला था, β1 + β2 + β1 × β2, ये पूरा फॉर्मूला था। ओके, जिन्होंने लास्ट क्लास किया है उसको समझ आ रहा होगा। तो अगर आप वहाँ से हम β1 + β2 को हटा देते हैं, क्योंकि β1 × β2 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है β1 + β2 से। तो उसी से अब आप दोनों ही फॉर्मूले से एक बार क्वेश्चन करके देखिए। एक बार आप पूरा जो फॉर्मूला उसको लगा के देखिए। अगर पूरे फॉर्मूले लगाने के बाद तो आपको ऑप्शन में नहीं ऑप्शन मिल रहा है, देन जस्ट गो फॉर द β1 × β2। यहाँ पर β1 और β2 दोनों ही 50 है, तो आपका क्या आ जाएगा, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 इज द राइट आंसर फॉर दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट जो दी गई है वो हमारे पास करेक्ट है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को रीड करिए एक बार सभी, प्लीज क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन को रीड करिए प्लीज। सो बीजेटी इज करंट कंट्रोल डिवाइस, जैसे यहाँ तक तो ठीक है, बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, और बट इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई नहीं होता है। ओके, यस हाई गेन बैंडविड्थ भी होगा, बट इनपुट इम्पीडेंस हाई नहीं होता है इस केस में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी इज ए पॉजिटिव रेजिस्टेंस डिवाइस, इज ए पॉजिटिव रेजिस्टेंस डिवाइस ना। यूजेटी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, गन डायोड, टनल डायोड, ये सारे नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होते हैं। नेगेटिव आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। नेगेटिव आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको यूज एज ऑसिलेटर वो सही है, बट वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस डिवाइस नहीं होता है यूजेटी। यूजेटी हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, गन डायोड, टनल डायोड, ये सारे के सारे नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होते हैं। उन सभी को हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाने के काम करते हैं। ये भी हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था।
तो पहले दोनों गलत हो गए। एफईटी इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, यस ये सही है बिल्कुल। और इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, यस वेरी गुड। एंड लो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, यस दिस इज राइट आंसर। ये एफईटी का अगर आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े हैं तो आपको वहां पर मालूम होगा कि एफईटी का वन ऑफ द डिसएडवांटेज ये है कि उसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होता है वो कम रहता है कंपेयर टू द बीजेटी। ओके, जब हम एफईटी के दो तीन डिसएडवांटेज है, एक तो गेन बैंडविड्थ कम होता है उनका, लो गेन होता है इसमें, और उसकी वजह से गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट भी लो हो जाता है, और इनकी स्पीड भी कम रहती है बीजेटी से। ओके, स्विचिंग स्पीड भी इनका कम रहता है एज कम्पेयर टू द बीजेटी। ओके, तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर, स्टेटमेंट जो 3 है वो राइट है यहाँ पर। ओके, ये राइट है। ओके, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन जो स्टेटमेंट 4 है उसमें क्या लिखा है, बीजेटी एफईटी यूजेटी ये सारे एम्पलीफिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। यस, बीजेटी एफईटी तो यूज कर सकते हैं बट यूजेटी नहीं यूज कर सकते हैं, तो ये भी गलत होगा ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ओनली 3। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने के बहुत ज्यादा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 चीजें पता चल रही है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 चीजें पता चल रही है। अब ये असिस्टेंट इंजीनियर का क्वेश्चन है। ओके, अब जब जेईएन में पूछेंगे इनमें से ही क्वेश्चन बन सकता है, वो एक स्टेटमेंट को एक टाइम पर पूछ लेगा आपको। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इसको सिर्फ इस यहाँ तक मत करिए कि आपको आंसर मालूम होना चाहिए। ओके, जो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया यूजेटी जो होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। यूजेटी के साथ मैंने ये भी बता दिया कि गन डायोड भी नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, टनल डायोड भी होता है, और ये सब कुछ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के लिए होता है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाने के लिए होता है। तो जो बता रहा हूँ उसको प्लीज कंप्लीटली याद रखिए इन सब चीजों को, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर द कलेक्टर बेस जंक्शन इज, देखिए नॉर्मल ऑपरेशन का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर का सिंपली हम फॉरवर्ड एक्टिव रीजन का ही नॉर्मल ऑपरेशन ही मानेंगे। तो उसके इसके लिए कलेक्टर जो होता है वो हम ऑलवेज क्या रखते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको हम क्या रखते हैं, रिवर्स बायस रखते हैं। 154 के बाद 155 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांजिस्टर्स, थोड़ा जूम कर देते हैं थोड़ा सा, यस ओके। ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन द, ट्रांजिस्टर को हम कौन सी जनरेशन में यूज करना स्टार्ट करे थे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस। यस, फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटिंग डिवाइस है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को हम यूज करते थे एज एन एम्पलीफायर्स, एज एन स्विचिंग डिवाइसेस। इन द फर्स्ट जनरेशन transistors were not used. ओके, ट्रांजिस्टर्स को नहीं यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में आपको याद रखना है वी हैव यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स को हमने यूज किया था इंस्टेड ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। बट फ्रॉम द सेकंड जनरेशन वी हैव स्टार्टेड द ट्रांजिस्टर्स, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इन द कंप्यूटिंग डिवाइस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक हमारे पास फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आप कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल डाटा नहीं है, टेक्निकल चीज नहीं है, बट फैक्चुअल बेस्ड है। तो आपको इसको क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि ट्रांजिस्टर को हमने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस से स्टार्ट किया था, यूज करना स्टार्ट किया था। एक मैथ का कॉलम वाला क्वेश्चन है, आप प्लीज इसका आंसर करने की कोशिश करिए, बिकॉज सभी चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादातर सारी नॉलेज होगी। ये क्वेश्चन जो है वो किस एग्जाम का मैं बता देता हूँ आपको। ये आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, इसको अभी पोस्ट को हटा दिया गया है, बट फिर भी ऐसा नहीं कि पोस्ट को हटा दिया तो हम उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हमें इन सभी को मैच करना है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर्स को ना ही हम एम्पलीफायर और स्विच की तरह नहीं यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर और स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। तो 2 का तो सी होगा। रेक्टिफायर वेव डिपर नहीं होगा, यहाँ वेव क्लिपर होगा। ओके, जैसे वेव क्लिपर, ओके, वेव क्लिपर और सर्क्यूट्स, वेव क्लिपर सर्क्यूट्स, रेक्टिफायर्स यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है कि डायोड भी लिख रहा है, रेक्टिफायर की जगह पे डायोड भी लिखा जा सकता है। तो डायोड जो है वो रेक्टिफायर और वेव क्लिपिंग सर्किट्स में यूज होता है। SCR जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, आपको पता ही है। मोटर स्पीड कंट्रोल में, बैटरी चार्जिंग, फेस कंट्रोल में, ये सब चीज़ों में हम SCR को यूज करते हैं। SCR आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो ये तीनों ही आपके पास आंसर आ चुके हैं। 1 का B होना चाहिए, 2 का C, 1 का B और 2 का C और 3 का A, तो C इज राइट आंसर। आप एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मैंने जल्दी उसको आगे कर दिया है आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो प्लीज। अगर कई बार मैं जल्दी चला जाता हूँ क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके सुन सकते हैं, ओके, उस टाइम पे। तो बट मिस मत करिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप कोई पॉइंट अगर मिस कर देते तो आप दोबारा से आके उस वीडियो को सुनते होंगे उस टाइम पर। सो वो आपके लिए टफ रहेगा, मुझे मालूम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
in the frequency response graph on amplifier the 3 dB point refer to सॉरी। सो 3 dB पॉइंट हम किसको बोलते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करते हैं, तो ये एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से नहीं जाना जा सकता। जब आप रेजोनेंस सर्किट्स पढ़ते हैं, नेटवर्क थ्योरी या सर्किट थ्योरी में रेजोनेंस सर्किट्स पढ़े होंगे ना अपने, सीरीज आरएलसी रेजोनेंस, ओके, और पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस, टैंक सर्किट, ओके, बहुत सारे एक दो और सर्किट्स होते हैं जो हम रेजोनेंस में यूज करते हैं। तो उस केस में आपने 3 dB पॉइंट्स पढ़ा होगा, जब आपने रेजोनेंस कर्व बनाया होगा तो वहां पर 3 dB पॉइंट्स पढ़ा होगा। 3 dB पॉइंट्स कौन सा पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/√2 है, मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 हो जाता है। मैं इसकी अगर जैसे कि रेजोनेंस आप कर्व पढ़ा था सीरीज रेजोनेंस में, तो आपने देखा था कि सीरीज रेजोनेंस जो था उसमें जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है तो करंट जो होता है मैक्सिमम होता है, बट रेजोनेंस कर्व के अंदर जब हम देखते हैं कि जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है तो करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जैसे ही लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है तो वो करंट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, Im/√2 हो जाता है। Im/√2 उसको हम बोलते हैं 3 dB लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड 3 dB हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। तो 3 dB पॉइंट जो होते हैं वो वाले पॉइंट्स होते हैं। अब पावर की वजह से रिस्पेक्ट करेंगे तो 1/√2 करके देखें तो क्या हो जाएगा, 0.707 पावर पॉइंट्स होते हैं। मीन्स की यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होती है। मीन्स की 0.707 और 1/√2 के इक्वल टू होती है। तो ये 3 dB पॉइंट्स होते हैं। तो इसको याद रखिए। थोड़ा रेजोनेंस कर्व के साथ रिलेट इसलिए किया बिकॉज रेजोनेंस कर्व आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। किसी ने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द एम्पलीफायर नहीं पढ़ रखा है तो उसने रेजोनेंस कर्व जरूर पढ़ रखा होगा, बिकॉज एज एन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट रेजोनेंस कर्व आपको जरूर पढ़ाया गया होगा। ओके, तो हम 157 से 158 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। दिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट, मीन्स की मेजरमेंट में जो आप सीरियल रो पढ़ते हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ पर हमने पढ़ा है इंफॉर्मेशन, दोनों को क्लैप्स करके आपका आंसर आएगा। इसमें क्या रखा है, इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम ए कॉमन बेस एम्पलीफायर। जो इनपुट एंड आउटपुट जो है वो फ्रॉम ए कॉमन बेस एम्पलीफायर आर फेड टू द ऑस्किलोस्कोप। ओके, उसको ऑस्किलोस्कोप में दे रखा है टू सी देयर फेस रिलेशनशिप। ओके, तो आपको पता है कॉमन बेस के केस में हमारे पास इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना फेस होता है, कितना फेस शिफ्ट होता है, वो होता है 0 डिग्री का। तो इसका जो फिगर बनेगा, जो पैटर्न बनेगा ऑस्किलोस्कोप में, उसको हम बोलते हैं लिजास पैटर्न्स। ओके, तो लिजास पैटर्न जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, जब 0 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, वो हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप खुद सोचिए, अगर हमारे पास बाकी आपके पास आंसर तो होंगे, बाकी आपको मेजरमेंट में बता दिया जाएगा लिजास पैटर्न में, और फेस शिफ्ट जो होगा वो अलग अलग फेस शिफ्ट में कैसे लिजास पैटर्न्स बनते हैं। तो जब 0 डिग्री फेस शिफ्ट होता है तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, अगर ये क्वेश्चन कॉमन बेस की जगह पे कॉमन मीटर लिख दिया जाता तब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आंसर आता है, बिकॉज कॉमन मीटर में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है। बस जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप जो है वो रिवर्स हो जाता है अभी। ओके, तो 158 का डी आंसर है। सभी को समझ आ गया हो, क्योंकि हमने ऑस्किलोस्कोप को इनपुट और आउटपुट दिया था कॉमन बेस का, तो वो फेस शिफ्ट देता है। फेस शिफ्ट देखेगा तो वो 0 डिग्री है, तो इसलिए वो जो लिजास पैटर्न होगा उसको दे देगा। 0 डिग्री के लिए लिजास पैटर्न जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अभी के लिए देखिए, एक नया ग्रुप का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ओके, एक्चुअली ये ग्रुप जो है वो मैं मिसक्लेनियस में ही रखता हूँ ज़्यादातर, और जिसमें से आपके पास एम्पलीफायर्स के, पावर एम्पलीफायर्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी, क्लास सी, क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। अब कुछ क्वेश्चन जो है आगे वो एम्पलीफायर्स के टॉपिक पे आएंगे। तो इन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एफईटी डिस्कस करूँगा। ओके, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम डिस्कस करेंगे। तो पावर एम्पलीफायर के लिए भी आपको रुकना पड़ेगा, हम बाद में आकर फिर से पावर एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास एफईटी। वो हमारे पास एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें मॉसफेट भी आ जाएगा आपका मेटल ऑक्साइड, फील्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें हमारे पास क्या है, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, तो अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन मैं वैसे ये क्वेश्चन अभी स्किप करने वाला था, क्योंकि ये क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन है जो हमने खुद से डिज़ाइन कर रखे हैं अपनी तरफ से, और ये किसी एग्जाम में नहीं आ रखे हैं, ये नए क्वेश्चन हैं। तो बट फिर मैंने देखा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन है। ओके, अभी जो बीजेटी वाला चैप्टर है उसमें अभी हमने 157 क्वेश्चन किए ना, तो अभी भी उसमें आई थिंक 157 और ही क्वेश्चन होंगे। ओके, 300 प्लस क्वेश्चन है शायद उसमें, 300 के पास में होगा। ओके, तो अभी सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो हमने ये वाला चैप्टर किया था उसमें भी हमने आधा ही चैप्टर अभी किया था। ओके, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, बिकॉज पहले दो जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डायोड एंड बीजेटी वाला, इसमें ही मैक्सिमम वेटेज रहता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। यस, क्वेश्चन पूछेगा वो बाकी चैप्टर से भी, मे बी आपका किस्मत खराब हो तो आपको उस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, और बाकी जो चैप्टर जैसे कि एफईटी है, आपके पास ऑसिलेटर्स है, नेगेटिव फीडबैक है, ऑपरेशन एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर्स है, ओके, डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स, आपको वहां से क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए आपको कंप्लीटली पढ़ के जाना पड़ेगा अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो। ओके, और रिस्क आज के टाइम पर आप नहीं ले सकते किसी के एग्जाम के अंदर, बिकॉज एसएससी जेईई एग्जाम को तो ऐसे भी मालूम नहीं है कि इस साल हो गया है तो अब अगले साल वो कब तक होगा। ओके, बिकॉज वो बहुत ही अनसर्टेन रहता है एसएससी के किसी भी एग्जाम का। ओके, सो इसलिए कोई भी रिस्क मत लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो फुल प्रिपेयर करिए, किसी भी टॉपिक को मत छोड़िए, किसी भी आप यूटिलाइजेशन का, कोई भी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जो डब्ल्यू आपका सब्जेक्ट है, उसको भी मत छोड़िए। बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मशीन से भी कुछ ऐसे टॉपिक है यहाँ से फैक्चुअल बेस्ड डाटा पूछा जाता है। और वो फैक्चुअल बेस्ड डाटा जो होता है, वो जो इंडिया की पावर कॉरपोरेशन जो कंपनीज है उनकी साइड से निकाला जा सकता है। पावर ग्रिड की कंपनी जो है इंडिया की, वहाँ से कुछ डाटा है जो डीसी, जैसे आपके घर में एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है, फैन जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा मोटर होता है, लाइक दिस। ओके, फैक्चुअल चीज़ें पूछे जाते हैं उन सब टॉपिक्स में से, वो आपको यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो बुक्स होती है वहाँ से आपको डाटा मिल जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ ए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज 5 वोल्ट, तो उसका कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा। तो अगर आपने जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा तो आपका आंसर अभी तक आ चुका होगा। आपको पिंच ऑफ वोल्टेज दे रखी है और कट ऑफ वोल्टेज पूछ रहा है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अभी स्टार्ट किया है तो फुल एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको वो एक्सप्लेनेशन से ही आपका आंसर आता रहेगा। तो मे बी ये पीडीएफ आपको ज़्यादा दिख ना रहा होगा, पर मैं क्या लिखा मैं आपको बता दूँ। ये लिख रखा है इन जेएफईटी। इन जेएफईटी में हमारे पास जो कट ऑफ वोल्टेज होता है वो पिंच ऑफ वोल्टेज के ही इक्वल टू रहता है। ये तो मैंने आंसर दे दिया सीधा सीधा। ओके, अब ये आंसर कैसे आया है वो आपको मैं बता देता हूँ। ओके, सो जो जेएफईटी के अंदर जो करंट का इक्वेशन होता है, ड्रेन टू सोर्स करंट का इक्वेशन होता है, वो ये रहता है आईडीएस। ओके, आईडीएस जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल टू रहता है, आईडी डबल एस एस ब्रैकेट में 1 माइनस है वीजीएस बाय वीपी का स्क्वायर। इस पूरे का क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर होगा। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये आईडीएस का फॉर्मूला है। होपफुली सभी को क्लियर हो। आईडीएस इक्वल टू, ओके, इक्वल टू आई डी डबल एस एस ब्रैकेट शुरू 1 माइनस है वीजीएस बाय वीपी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें आई डी एस जो है वो क्या है, ड्रेन टू सोर्स करंट है, बट आई डी एस एस जो है ये होता है ड्रेन टू सोर्स सेफ करंट। इसको हम बोलते हैं ड्रेन टू सोर्स सैचुरेटेड करंट, और उसको हम बोलते हैं ड्रेन टू सोर्स मैक्सिमम करंट। ये मैक्सिमम करंट, सेफ करंट और सैचुरेटेड करंट होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के थ्रू। ओके, सो VGS जो होता है वो हमारे पास क्या रहता है, वो रहता है गेट टू सोर्स वोल्टेज। VGS इज नथिंग बट गेट टू सोर्स वोल्टेज। VGS हमारे पास क्या होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज। और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, जेएफईटी में, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, जेएफईटी के केस में हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज जो होता है वो रिवर्स बायस में रहता है। मीन्स की रिवर्स बायस पोलैरिटी रहती है उसकी, पी साइड को नेगेटिव और एन साइड को पॉजिटिव रहता है, एन साइड को पॉजिटिव रहता है, रिवर्स बायस पोलैरिटी रहता है इस केस में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो वीपी है
वो क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज है। यहाँ पर जो इस फॉर्मूले में वीपी है वो क्या है, हमारे पास पिंच ऑफ वोल्टेज है। अब एट वीजीएस इक्वल टू जीरो, और थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए इस इक्वेशन को, एट वीजीएस इक्वल टू जीरो, आप इस इक्वेशन को प्लीज लिख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी होगा। एट वीजीएस इक्वल टू जीरो, जब इस इक्वेशन में मैं वीजीएस का वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। वन का स्क्वायर करेंगे वन नहीं आएगा, तो आईडीएस जो होगा वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, आईडीएसएस। आईडीएस किसके इक्वल टू आ जाएगा, आईडीएसएस मीन्स की मैक्सिमम करंट फ्लो। जब गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो होगा तब हमारे पास जब जेएफईटी होती है, गेट टू सोर्स वोल्टेज जब जीरो होता है, जो हमारे पास जेएफईटी होती है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसमें करंट मैक्सिमम फ्लो करता है। ओके, अब आप कहोगे कि गेट वोल्टेज जीरो है, करंट फ्लो कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं है, यहाँ पर वीडीएस जो होगा वो अप्लाइड होगा। जो अभी हम रिलेशन देख रहे हैं वो वीडीएस के साथ देख रहे हैं, वीडीएस के साथ नहीं देख रहे हैं। ओके, वीडीएस वहां पर होगा बट वीडीएस, बिकॉज वीजीएस जो है वो जीरो है, सॉरी वीजीएस जो है वो इनपुट है, तो इनपुट का भी कुछ आउटपुट के साथ लेना होना चाहिए, तभी हमारे पास एम्पलीफायर बन सकेगा। तो जब वीजीएस का वैल्यू जीरो होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा हमारे पास जेएफईटी में। और जब हम वीजीएस का वैल्यू वीपी के इक्वल टू पुट कर देंगे, जब हम वीजीएस का वैल्यू यहाँ पर वीपी के इक्वल टू पुट कर देंगे, तो इस फॉर्मूले में देखिए वीजीएस बाई वीपी जो होगा वो वन बन जाएगा, वन माइनस वन करके जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू आईडीएस एस करेंगे तो जीरो आएगा, तो मीन्स की आईडीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स की जब हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर आपने पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वल टू लिख दिया, ओके, इक्वल टू कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आईडीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आईडीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स की कहने का मतलब कि है pinch of voltage is that gate to source voltage, pinch of voltage वो वाली gate to source voltage है which is required to make IDS zero, which is required to make IDS equal to zero। okay, तो pinch of voltage वो वाली gate to source voltage है जो हमें required होती है IDS को जीरो करने के लिए। अब वो gate to source voltage जब IDS जीरो होता है उसको हम बोलते हैं VGS कट ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं, VGS कट ऑफ। ओके, जब हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज जो चाहिए होती है हमारे पास आईडीएस का वैल्यू जीरो करने के लिए, उसको हम VGS कट ऑफ बोल देते हैं। दैट्स वाई मीन्स की पिंच ऑफ वोल्टेज जब गेट टू सोर्स वोल्टेज जब पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वल टू होगी तभी हमारे पास आईडीएस का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है जिस गेट टू सोर्स वोल्टेज का जिस गेट टू सोर्स वोल्टेज के होने पर आईडीएस का वैल्यू जीरो होता है उसको हम VGS कट ऑफ बोलते हैं, मीन्स की गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो वो VGS कट ऑफ जो है वो वीपी के इक्वल टू होगा। तो होपफुली आपको सभी को अंडरस्टैंड हो चुका हो। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब जेएफईटी के अंदर आपको याद रखना है, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज का ये सब कुछ मैग्नीट्यूड में ही कंपेयर करना है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू से ही कंपेयर करना है। अगर VGS भी नेगेटिव है, VP भी नेगेटिव है, तुम दोनों को पॉजिटिव बना के कंपेयर करना है आपको, इसलिए वहां पर मैग्नीट्यूड ले रखा है। तो आपको याद रखना है जब मैग्नीट्यूड ऑफ VGS जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए पिंच ऑफ वोल्टेज से। मैग्नीट्यूड ऑफ VGS जो होगा अगर लेस देन होगा पिंच ऑफ वोल्टेज से, तब भी हमारे पास कौन सा होगा, स्टेट होगा, कंडक्शन स्टेट होगा, मीन्स की करंट फ्लो करेगा ना। इस केस में अगर VGS का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज हो गया, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आप बना लीजिए। ओके, तो अगर VGS का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू VP होगा तो हमारे पास जो होगा जेएफईटी वो कौन सी स्टेट में होगा, वो ऑफ स्टेट में होगा। जेएफईटी जो होगा वो कौन सी स्टेट में होगा, वो ऑफ स्टेट में रहेगा। वो कौन से स्टेट में रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा, अगर VGS का वैल्यू VP से इक्वल या उससे ज़्यादा रहेगा। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। अगर कोई नई चीज़ आपको समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को फिर से सुनने की कोशिश करिए। ये प्रीमियर क्लास के बाद ये फिर से वहाँ पर सेव हो जाएगा, तो कोशिश करिए कि आप उस क्लास को सुन पा रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वहाँ पर तो VGS पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो आपको 5 वोल्ट दे रखी थी, तो आपको कट ऑफ वोल्टेज पूछ रखा था। कट ऑफ वोल्टेज मीन्स की VGS कट ऑफ भी पूछ रखा है, तो हमने देखा VGS कट ऑफ जो था वो 5 वोल्ट के मीन्स की पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वल होता है, जिसका आंसर क्या होगा, 5 वोल्ट। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, द इफेक्टिव चैनल लेंथ ऑफ द मॉसफेट। मॉसफेट के अंदर जो इफेक्टिव चैनल लेंथ होते हैं वो किन सब चीज़ों पे निर्भर करते हैं, मीन्स की किस जो चैनल लेंथ है मॉसफेट का वो डिक्रीज होता है। ओके,
विद द इंक्रीज इन, इनमें से कौन सा ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज होने पे चैनल लेंथ का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है, ये पूछ सकता है। अब मोसफेट अगर पढ़ रखे हो इतना डिटेल में तो आपका आंसर आता होगा। ओके, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कुछ जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये सब क्वेश्चन बनने के चांसेस है अभी। ओके, बिकॉज ये सब चीज़ें क्वेश्चन जो है वो हमने खुद से फ्रेम किए हैं। ओके, और जो फ्रेम किए हैं वो इसी को देख के फ्रेम किए हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। और जब आप ये जो हमने जो खुद से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं वो जब कर लेंगे तब हम जाके नए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इस बुक में अंदर JN के लेवल पे वो हम कर देंगे। तो अभी के लिए हम सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। बिकॉज ज़्यादा पढ़ लोगे तो तब भी आपके लिए ख़राब हो जाएगा काम, क्योंकि इतने सारी चीज़ें को रिवाइज कैसे करोगे। ओके, तो इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िए। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स कि पेपर को अच्छे से एनालिसिस करके अपनी प्रिपरेशन करेगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एक पेपर निकला, ओके, सपोज कर लीजिए कि इंडिया की एक कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है एक्स, उसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। तो स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। तो स्टूडेंट ए जो है वो उस पेपर को देख के सीधा ही अपने सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा पेपर निकलेगा, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट बी जो है वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले क्या किया, पहले उसने सिलेबस देखा उस पेपर का, फिर उसने पैटर्न देखा, उसके बाद उसने उस पेपर उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे। ओके, सो दैट वो अपनी प्रिपरेशन को एक राइट स्ट्रेटेजी दे सके। तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे जो स्टूडेंट ए बहुत ज़्यादा भी पढ़ाई कर लेगा तो वो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा स्टूडेंट ए का, बिकॉज स्टूडेंट बी जो होगा वो एक स्मार्ट वे से आगे बढ़ रहा है, एक स्ट्रैटेजी बना के चल रहा है। तो इसलिए आपको भी एक स्ट्रैटेजी बनानी रहती है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसका सिलेबस देखिए, तब देखिए कि आपको किस टाइप का पढ़ना है। ओके, कितना पढ़ना है, कौन सी चीज़ें जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको सबसे पहले यही जानना होता है कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है। तो इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ, आपको फुल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चांसेस है ऐसे क्वेश्चन बनने के। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर इस बुक में डाला भी है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हैं जब हम गेट के एग्ज़ाम में गेट के स्टूडेंट्स को क्लासेस में पढ़ाते हैं EDC में। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको स्किप कर रहे हैं अपनी मर्जी से, ये स्किप इसलिए कर रहे हैं इसकी सोल्यूशन को, इसके फुल एक्सप्लेनेशन को, बिकॉज वो आपके लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो इन मॉसफेट में जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए वो याद रखिए। इन मॉसफेट जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होता है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन अकर विद रिस्पेक्ट टू द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, VD मीन्स की ड्रेन वोल्टेज, दैट इज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बोलते हैं या ड्रेन वोल्टेज बोलते हैं। ओके, जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, चैनल लेंथ का मॉड्यूलेशन का मतलब जो है मीन्स की चैनल लेंथ जो चेंज होगी, जो वेरी करेगी, चैनल का लेंथ जो होगा वो वेरी करेगा, वो किसके किसके विद रिस्पेक्ट टू करेगा, वो VDS के विद रिस्पेक्ट टू करेगा। और आपके साथ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके साथ कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो है वो क्या करता है। जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होता है FET के अंदर, वो उसका आउटपुट रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। वो उसका आउटपुट रेजिस्टेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब ये कैसे कंट्रोल करता है वो थोड़ा सा आगे जाके आएगा। ओके, सो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ FET को कंट्रोल करता है। ये तो इतना तो मैं अब BJT की क्लासेस में बता देता हूँ, क्योंकि इन BJT जब हम क्लासेस डिस्कस करते हैं, आपको थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं थ्योरी क्लासेस में, तो इतना तो मैं बताता हूँ कि इन BJT बेस विड्थ मॉड्यूलेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से होता है। कलेक्टर से बेस के बीच में हमारे पास कौन सा वोल्टेज होता है, रिवर्स बायस वोल्टेज होता है। तो BJT जैसे मॉसफेट में चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन हो रहा है, BJT में होता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ओके, जिसको हम अर्ली इफेक्टिव बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली इफेक्टिव बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन को। अब आपको इतना ही क्वेश्चन आ जाएगा कि अर्ली इफेक्ट को हम और क्या बोलते हैं। अर्ली इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अर्ली इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन कैसे होता है, वो होता है कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के साथ होता है। मीन्स कि जैसे जैसे कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू बेस का विड्थ जो है वो भी बढ़ेगा बढ़ेगा। ओके, बढ़ेगा और घटेगा। ओके, सो इसलिए बेस विड्थ मॉड्यूलेशन
जो होता है वो आपको इतना भी पूछा जा सकता है कि बेस विड्थ मॉडल जो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट किस में होता है, अर्ली इफेक्ट किस में होता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, इतना आसान क्वेश्चन में आ सकता है कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन किस में होता है। ओके, तो वो मोस्फेट में होता है, अर्ली इफेक्ट बीजेटी में होता है। और यहाँ पर जैसे ये लाइन लिखा है, ये लाइन जो है वो एग्जाम का ही क्वेश्चन का लाइन है। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स डीएमआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया था, डीएमआरसी जे इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एफईटी इज कंट्रोल्ड बाय, तो ऑप्शन में था चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। ओके, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन बीजेटी में पूछा जा सकता है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन बीजेटी में पूछा जा सकता है। बीजेटी का भी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो कौन कंट्रोल करता है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। कौन कंट्रोल करता है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, और जो उसका दूसरा नाम है वो क्या है, अर्ली इफेक्ट। तो आपको ये स्मार्ट वे होता है किसी भी टॉपिक को खत्म करने का। ओके, बिकॉज आपके लिए ये मोर देन इनफ है। ओके, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो उस एग्जाम के 2 लेवल अप प्रिपेयर करो, 2 लेवल अप प्रिपेयर करो, तभी आपका होगा। जैसे जेईएन स्टूडेंट है वो एईएन तक का प्रिपरेशन करें। ओके, और जो एईएन स्टूडेंट है, जो एई का एग्जाम में से असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो उसके 2 लेवल ऊपर प्रिपेयर करें, जैसे कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक का डिस्कशन करें। ओके, इवन तो जेईएन में हम क्लासेस में यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो हम ये रिकमेंडेशन रहता है स्टूडेंट्स को कि जो भी जेई का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा सा ऊपर ही पढ़े, 2 लेवल ऊपर पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ऊपर लेवल का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर था वो क्या था कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो होता है मोसफेट का, वो ड्रेन वोल्टेज के साथ ड्रेन वोल्टेज बढ़ने से डिक्रीज होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको डिस्कस किया गया है एडवांटेजेस ऑफ एफईटी एम्पलीफायर एज कम्पेयर टू द बीजेटी एम्पलीफायर। ओके, आपको कुछ एडवांटेजेस पूछी गई है एफईटी की कंपेयर टू द बीजेटी। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ओके, बन सकता है एग्जाम में और बना भी हुआ है इस क्वेश्चन, बट हमने थोड़ा अलग ढंग से फ्रेम किया है जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट के साथ पूछा गया है। तो मैं कुछ एफईटी के डिसएडवांटेज या एडवांटेज लिख के आया हूँ मैं, तो आपके लिए लिखे हैं कुछ एडवांटेज लिखे हैं, और बाकी जो है वो साथ साथ में क्लियर होते रहेंगे। ओके, एडवांटेजेस ऑफ एफईटी कंपेयर टू द बीजेटी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है एफईटी का वो क्या है, उसका हायर इनपुट इम्पीडेंस होता है। ओके, जो उसका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो 1 मेगा ओम टू 100 मेगा ओम, इवन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक रेंज है, 1 मेगा ओम 10 की पावर 6 10 की पावर 8 के बीच में होता है, इवन इससे हायर भी रहता है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो बट ऑप्शन के लिए, पेपर के लिए ये काफ़ी है कि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है, इनपुट रेजिस्टेंस होता है एफईटी का, वो 1 मेगा ओम और 100 मेगा ओम के बीच में रहता है। ओके, तो हमारे पास और आपको यही याद रखना है कि जो एफईटी होता है उसमें पावर डिसिपेशन कम रहता है। उसमें पावर डिसिपेशन क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू द बीजेटी। जी मैंने यहाँ लिखा नहीं है बिकॉज ये इनपुट इम्पीडेंस के रिलेशन से ही होता है, इसलिए मेरे को वहाँ से जब मैंने ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन ए जो पहला पॉइंट पढ़ा है इस क्वेश्चन में, तो मेरे को वहाँ से याद आ गया था कि आपको ये भी साथ में लिखना है। तो अगर आप साथ साथ में लिख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एफईटी, तो आपको बी पॉइंट में या इसके नीचे ही लिख लीजिए, आप हायर इनपुट इम्पीडेंस के नीचे ही लिख लीजिए कि जब पावर डिसिपेशन होता है, इंटरनल पावर डिसिपेशन जो होता है एफईटी के अंदर वो बहुत कम होता है। इंटरनल पावर डिसिपेशन एफईटी के अंदर बहुत कम होता है, बिकॉज अगर इनपुट रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है तो इनपुट करंट ही नहीं होगा। अगर इनपुट करंट नहीं फ्लो करेगा तो पावर डिसिपेशन इनपुट साइड पे तो होगा ही नहीं। ओके, तो इन पावर डिसिपेशन जो होता है वो सिर्फ कहाँ पर होगा, आउटपुट साइड में होगा, इनपुट साइड में नहीं रहेगा। और दूसरा जो बीजेटी है उसमें बीजेटी में पावर डिसिपेशन इनपुट साइड एज वेल एज आउटपुट साइड दोनों में ही रहता है हमारे पास। ओके, तो हायर इनपुट इम्पीडेंस होने की वजह से जो एफईटी है वो उसमें पावर डिसिपेशन का वैल्यू भी बहुत ही कम रहता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सेकंड में मैंने आपको बताया है कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लीकेज करंट मीन्स की रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब जो बीजेटी है, बीजेटी जो होता है वो बाइपोलर डिवाइस होता है। ओके, बीजेटी इज बाइपोलर डिवाइस। ओके, उसका मतलब क्या है, जो करंट है मेजोरिटी की वजह से भी है, माइनॉरिटी की वजह से भी है। अब जो करंट माइनॉरिटी की वजह से है वो करंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब वो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होने से वो बहुत वैल्यू से इंक्रीज होता रहता है। उसकी वजह से हमारे पास जो स्टेबिलिटी है बीजेटी की वो कम रहती है। ओके, जो
स्टेबिलिटी होती है बीजेटी की वो कम रहती है, थर्मल स्टेबिलिटी जो रहती है बीजेटी की वो कम रहती है, थर्मल जो स्टेबिलिटी होती है बीजेटी की कम रहती है। बट जो एफईटी जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास यूनिपोलर डिवाइस होता है। यूनिपोलर मीन्स वहाँ पर करंट जो होगा वो सिर्फ मेजोरिटी की वजह से होगा, मेनली जो होगा वो मेजोरिटी की वजह यहाँ पर जो लीकेज करंट होता है वो बिल्कुल ही बिल्कुल ही नेग्लिजिबल रहता है, जिसको हम मानते नहीं हैं। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लीकेज करंट, जो इस अगर लीकेज करंट नहीं होगा तो स्टेबिलिटी जो होगी, थर्मल स्टेबिलिटी, जहाँ हम बायस स्टेबिलिटी या थर्मल, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर के साथ जो स्टेबिलिटी होगी वो गुड होगी किसमें, एफईटी में। तो बायस स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी इज बेटर इन एफईटी compared to the BJT due to the absence of leakage current, due to the absence of the minority charge carrier, and due to the unipolar nature of the FET। ओके, समझ आ गया होगा सभी को। अब जो ये सी पॉइंट में लिखा है ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। एफटी का जो होता है वो लोअर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, ये दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एफटी। ओके, जो ये एडवांटेज बनेगा किसका, बीजेटी का। ऐसे नहीं है कि हम एफटी पढ़ रहे हैं तो बीजेटी के सारे डिसएडवांटेज भी होंगे। जितने भी डिवाइसेस है इस वर्ल्ड में जो अभी तक हमने डिजाइन किए हैं, एवरी डिवाइस हैज सम डिसएडवांटेज, एवरी डिवाइस हैज सम एडवांटेजेस। अभी तक कोई भी ऐसा डिवाइस बनाया नहीं गया है जिसके कोई भी डिसएडवांटेज ना हो। और जिस दिन हम वो वाला डिवाइस बना लेंगे जिसमें जिसका कोई भी डिसएडवांटेज ना होगा तो उससे आगे कुछ बनाने वाला बचेगा नहीं। ओके, तो आगे कुछ बनाने वाला बचेगा नहीं, तो वहां पर एंड हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हो। तो इसलिए हर एक डिवाइस जो हम बना रहे हैं तो उसका दूसरे डिवाइस जो पहले बना है उससे कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। ओके, तो इसलिए ये सब कुछ जो होता है एफईटी और बीजेटी का जो यूटिलाइजेशन है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। अगर आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन चाहिए यहाँ पर आपको पावर डिसिपेशन कम करना है तो वी विल गो फॉर द एफईटी। अगर आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन चाहिए यहाँ पर आपको पावर डिसिपेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कितना भी पावर डिसिपेट हो तो, बट हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए तो हम बीजेटी यूज़ करेंगे। ओके, तो दिस इज द थिंग्स। ओके, तो आप याद रखिए एफईटी का भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि एफईटी का फर्स्ट से जो यहाँ पर लिखा गया सी पॉइंट में, एफईटी हैज ए लोअर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। एफईटी का जो गेन होता है वो कम रहता है कंपेयर टू द बीजेटी, बीजेटी का गेन ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द एफईटी। ओके, तो इसलिए जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट भी होता है वो भी हमारे पास एफईटी का कम ही रहता है कंपेयर टू द बीजेटी। तो ये पॉइंट सी में ये इसका डिसएडवांटेज है। और पॉइंट डी में लिख रखा है नॉइस के बारे में, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ना होने की वजह से इसकी जो नॉइस इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। नॉइस इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी का मतलब क्या है, नॉइस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ओके, जैसे हमारी बॉडी, बोला जा रहा है कि इंडियन पीपल जो हो वो ज़्यादा इम्यून है। ओके, इसलिए यहाँ पर कोरोना वायरस का कम असर है। ओके, और जो अमेरिका में है और फ्रांस में है और जो भी स्पेन है वहाँ पर जो लोग हैं वो कम लेस इम्यून थे, इसलिए उनको कोरोना का ज़्यादा असर हो गया है। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है लड़ने की क्षमता। तो जो नॉइस इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि नॉइस जो होगी वो लोअर रहेगी एफईटी में। ओके, तो वो किसकी वजह से, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, एफईटी में जो नॉइस जो होगी वो कम रहेगी, नॉइस इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी। इम्यूनिटी मीन्स कि नॉइस से लड़ने की क्षमता ज़्यादा रहेगी और उससे हमारे पास उसमें नॉइस की वैल्यू जो होगी वो कम रहेगी। ओके, तो और भी चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो अभी के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को हम आंसर कर देते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर टू बी एडवांटेज ऑफ एफईटी। तो एफईटी का सबसे पहले एडवांटेज क्या है, हायर इनपुट इम्पीडेंस, गुड बाय स्टेबिलिटी बाय स्टेबिलिटी इज गुड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द लीकेज करंट। लीकेज करंट एब्सेंस होने की वजह से जो है जो टेम्परेचर का डिपेंडेंस है कलेक्टर करंट आउटपुट करंट का वो कम हो जाता है। और नेक्स्ट जो है हायर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, नहीं ये बीजेटी का एडवांटेज है। तो लो नॉइस फिगर, यस नॉइस फिगर मीन्स की हमारे पास नॉइस कम रहेगी इसमें एफईटी में। ओके, तो 1, 2 and 4 इज अ राइट आंसर। 1 to 4 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। तो एक और यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन है, पहले हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम 5th नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, पहले हम 5th देख लेते हैं। फिर से यही क्वेश्चन, कंपेयर टू द जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर जंक्शन ट्रांजिस्टर के साथ कंपेयर करने हैं एफईटी को, तो एफईटी हैज ए लार्जर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। नाउ एफईटी हैज ऑलवेज लोअर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, इज लेस नॉइसी, यस, हैज लेस इनपुट रेजिस्टेंस, नो, ये भी गलत है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन था, तो
आप बस इसको, ये एक तरह का क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस हो गई फिर से, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर दिया। अब मैं फिर से फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसमें से कुछ चीज़ें जो है, जैसे कि पॉइंट ए में लिख रखा है कि जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है JFET का, जैसे मैंने इक्विवेलेंट सर्किट BJT में बताए थे कि इबरमोल मॉडल, H पैरामीटर मॉडल, R पाई मॉडल, T मॉडल, वैसे ही इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास FET में भी होता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, वो एक वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है उसका गेट टू सोर्स के बीच में, वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है उसमें, किसके बीच में, गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स। सो जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है JFET का, उस केस में जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं FET का, तो उस केस में ये इक्विवेलेंट सर्किट होता है FET का। ओके, तो हम गेट और सोर्स के बीच में ओपन रखते हैं। ओके, गेट टू सोर्स के बीच में हम क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। तो कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर हम कनेक्ट नहीं करते गेट और सोर्स के बीच में। जैसे एक वोल्टेज कंट्रोल, ये अभी ये क्या है, यहाँ पर ड्रेन है, ये D है। ओके, ये गेट टर्मिनल है, ये नीचे सोर्स टर्मिनल है, और ये ऊपर क्या है, ड्रेन टर्मिनल है। तो और ड्रेन और सोर्स के बीच में क्या होगा, एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होगा। तो आपको ये थोड़े से पॉइंट याद रखने हैं। इक्विवेलेंट जो मॉडल हम बनाते हैं FET का, चाहे वो JFET है चाहे MOSFET है, उसमें गेट और सोर्स जो होता है वो ओपन सर्किट होता है। गेट और सोर्स जो होता है, गेट और सोर्स के बीच में हमारे पास कुछ भी रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं कनेक्ट रहता है, वो क्या रहता है, ओपन सर्किट रहता है। ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस इनटू इनपुट वोल्टेज VGS। ओके, और ड्रेन और सोर्स के बीच में एक RDS भी रहता है, जिसको हम ड्रेन सोर्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। ड्रेन से सोर्स के बीच में डायनेमिक रेजिस्टेंस का बोला जाता है। तो ये सब होता है, ये इक्विवेलेंट मॉडल रहता है हमारे पास FET का, प्लीज इसको याद रखिए। ओके, और जो सेकंड पॉइंट में लिख रखा है, तो हमारे पास तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। ओके, ऑप्शन इज रॉन्ग थिंग। गेट और सोर्स के बीच में RGS नहीं कनेक्ट होती, गेट और सोर्स के बीच RGS नहीं कनेक्ट होती है। गेट और सोर्स के बीच हमेशा एक ओपन सर्किट रहता है। और ट्रांस कंडक्टेंस की बात करें, द ट्रांस कंडक्टेंस जो होगा GM, जो होता है JFET का, वो मैक्सिमम रहता है जब VGS का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यस, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, VGS इक्वल टू 0 पे करंट क्या होता है, IDS का वैल्यू मैक्सिमम होता है। और करंट मैक्सिमम होगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम भी होगा। यस, मैं थोड़ी देर में आपको ये क्वेश्चन ट्रांस कंडक्टेंस का फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट अभी के लिए आप याद रखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है FET का, वो VGS इक्वल टू 0 पे ही मैक्सिमम होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एंड VGS इक्वल टू 0, GM जो होता है ट्रांस कंडक्टेंस, वो इक्वल टू GMO होता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है ट्रांस कंडक्टेंस का, और उसका वैल्यू होता है 2 इंटू IDSS अपॉन पिंच ऑफ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। ये उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है किसका, GM का। अब VP का मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब है, VP अगर नेगेटिव भी होगा तब भी आपको यहाँ पर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तब भी आपको यहाँ पर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। जो गेट टू सोर्स वोल्टेज जब 0 होगा तो ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है वो 0 होता है, ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और उस मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस का वैल्यू क्या जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दे रखा है। और ये कैसे आता है वो थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आगे जाके मैंने ट्रांस कंडक्टेंस के बारे में और एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ओके, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन से फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर अब दो चीज़ें दे रखी हैं, एक NMOS एंड PMOS। ओके, NMOS मीन्स की N टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, और PMOS का मतलब क्या है, P टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, तो N MOSFET और P MOSFET ये दोनों मीन्स की एक N टाइप का होगा, एक P टाइप का होगा। N MOSFET का मतलब क्या है, जो चैनल होगा वो N टाइप का होगा। P MOS का मतलब क्या है, जो चैनल होगा वो P टाइप का होगा। ओके, तो कैरियर मोबिलिटी इन NMOS इज हायर, यस, बिकॉज NMOS में चैनल जो होगा वो N टाइप का होगा। तो N टाइप का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी जो होता है वो होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा ही रहता है। तो ये मैंने कंपेयर कर रखा है, मैं आपको पहले वहाँ सोल्यूशन में ही ले जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में,
तो जो कैरियर मोबिलिटी होती है एनमोस में वो लार्ज रहती है। क्यों रहती है? बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ज़्यादा रहती है मोबिलिटी ऑफ होल से। वो हमने देखा था, जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो 2.6 टाइम्स मोबिलिटी ऑफ होल्स रहता है जब हम सिलिकन का देखते हैं, और 2.1 टाइम्स ज़्यादा रहती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होल्स के कंपैरेटिवली जब हम जर्मेनियम का देखते हैं। मीन्स की मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा 2 से ज़्यादा टाइम ही मोबिलिटी ऑफ होल्स के रहता है। तो इसलिए जो एनमोस में हमारे पास कैरियर मोबिलिटी होगी वो लार्ज होगी कंपेयर टू दैट ऑफ पीमोस। ओके, पीमोस के कंपैरिजन में। और सेकेंड पॉइंट में देखिए, अब सेकेंड पॉइंट में क्या लिख रखा है, पीमोस जो होता है उसको डबल एरिया की जरूरत होती है कंपेयर टू दैट ऑफ एनमोस टू गेट सेम वैल्यू ऑफ आईडी एंड अदर पैरामीटर्स। ओके, तो पीमोस जो होता है, अगर आपको पीमोस और एनमोस बनाना है, ओके, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी चीज़ें हम एनमोस में लेकर आ रहे हैं, जितना गेन लेके आ रहे हैं, जितना इनपुट रेजिस्टेंस लेके आ रहे हैं, जितना करंट लेके आ रहे हैं एनमोस में, उतना ही करंट अगर आपको पीमोस में लेके आना है, उतना ही गेन अगर आपको पीमोस में लेके आना है, तो पीमोस का एरिया जो होगा वो एनमोस से आपका डबल होना चाहिए। ये भी कहाँ से आया? बिकॉज मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो मिनिमम डबल होता है मोबिलिटी ऑफ द होल्स। मिनिमम क्या होता है? डबल होता है मोबिलिटी ऑफ द होल्स। तो उसको हम दोनों को एक दूसरे पे लेवल पे मैच करने के लिए आपको एक दूसरे के लेवल पे मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 टाइम्स है मोबिलिटी ऑफ होल्स को, उन दोनों को लेवल पे लाने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, पीमोस का एरिया डबल कर देते हैं, सो दैट हमारे पास हम सेम चीज़ें ले सके, जो सेम वैल्यू ऑफ करंट ले सके जितना हमें आईडी में, जितना हम एनमोस में लेके आ रहे हैं। होपफुली सभी को क्लियर हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला कि पीमोस का हमें डबल एरिया रिक्वायर्ड होता है कंपेयर टू दैट ऑफ जो एरिया होगा एनमोस का, टू गेट द सेम वैल्यू ऑफ द आईडी करंट गेन लाइक दिस। ओके, ऐसा क्यों है? बिकॉज पीमोस में जो मोबिलिटी है होल्स की वो 2 टाइम्स से कम रहती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। Okay, so next option, PMOS is slower switching compared to that of NMOS. This is clear. Okay, PMOS is slower switching ही रहेगा, because PMOS को slower switch क्यों रहेगा? Because of the carrier mobility कम रहेगी PMOS में। Okay, and एक और पॉइंट है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट, जो PMOS का जो एक PMOS का भी फायदा है, पीमोस में हमारे पास जो फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है वो पीमोस का इजियर होता है एज कम्पेयर टू द एनमोस। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप इसी पॉइंट में गलती करोगे। बाकी पॉइंट्स अगर आप थोड़ा सा सेंस भी लगाएंगे तो भी आपका आ जाता, बट इस पॉइंट में आपको याद रखना है पीमोस का फैब्रिकेशन इजियर होता है एज कम्पेयर टू द एनमोस। इसके पीछे रीजन्स होते हैं जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कैरियर मोबिलिटी इज हायर इन एनमोस। यस, पीमोस रिक्वायर लेस एरिया देन एनमोस। नो, पीमोस रिक्वायर डबल area than the NMOS for the same value of the current gain and the currents. Okay, and NMOS circuits are smaller than the PMOS circuits. Yes, NMOS को हम अगर हम कम एरिया NMOS, जैसे कि आपको बताया कि PMOS में हमें ज़्यादा एरिया देना पड़ेगा, okay, to get the same characteristics as NMOS have. ओके, तो एनमोस का सर्किट्स क्या होंगे? स्मॉल ही होंगे। तो ये तो सेंस से आपका आंसर आ जाएगा। पीमोस इज फास्टर इन स्विचिंग। नो, पीमोस इज स्लोअर इन स्विचिंग। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपके पास क्या है, 1 and 3 आपका सही है और आपको होपफुली क्लियर भी हो। तो 1 and 3 मीन्स की ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये चीज़ जो है वो मैं आपको बीजेटी के अंदर बता चुका हूँ। एक तरह का मैंने एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू में बताया था, बोलते बोलते बताया था कि जब बीजेटी में हम बेस और कलेक्टर को शॉर्ट कर देते हैं तो क्या होता है। यस, बीजेटी में जब हम बेस और कलेक्टर को शॉर्ट कर देते हैं तो उसको हम एक एक्टिव लोड की तरह यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी है, अगर किसी मॉसफेट में गेट और ड्रेन को अगर हम शॉर्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, गेट और ड्रेन को अगर शॉर्ट कर देंगे हम उसको यूज कर पाएंगे एक एक्टिव लोड की तरह। वाई लोड, एक्टिव लोड? बिकॉज ये एक्टिव लोड जो है वो एक एक्टिव डिवाइस का बना है। ओके, बिकॉज मॉसफेट, बीजेटी, ऑल आर द एक्टिव डिवाइसेस। ओके, देयर आर अदर लोड्स लाइक रेजिस्टर्स, ओके, इंडक्टर्स, कैपेसिटर, ये सारे
पैसिव डिवाइसेस है, इसलिए उनको हम पैसिव लोड बोलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर भी कर दिया है कि ये ई मोसफेट का सिंबल होता है। ओके, ये सिंबल भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। ये किसका सिंबल होता है? ई मोसफेट का सिंबल होता है। यहाँ पर ये फिर थोड़ा सा गैप और ड्रेन, सबस्ट्रेट और सोर्स के बीच में गैप रहेगा। ओके, जो बीच वाला जो टर्मिनल होता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। ओके, ये सबस्ट्रेट होते हैं। एरो जो होगा सबस्ट्रेट में अगर अंदर की तरफ होगा, सोर्स में अगर बाहर की तरफ होगा, तो दोनों में से एक एरो शो कर सकते हैं आपको मे बी वो, तो ये हमारे पास एन ई मोसफेट होगा, एन टाइप ई मोसफेट होगा। और ये जो है वो एक जनरल सिंबल है मोसफेट का। ये ई मोसफेट के लिए भी यूज कर लिया जाता है और इवन जो अदर मोसफेट्स हैं उनके लिए भी यूज कर लिया जाता है। एंड जनरली ये जो सिंबल जो है वो डी ई मोसफेट का होता है, डिप्लीशन इन्हांसमेंट मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का होता है। डिप्लीशन इन्हांसमेंट डी ई मोसफेट, डिप्लीशन इन्हांसमेंट मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो सिंबल्स का बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज क्लास में बताया भी गया होगा। इवन आई हैव डिस्कस इन द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका होगा, और वहाँ पर भी सिंबल्स के बारे में, तो आप वहाँ पर भी एक बार सुन लीजिए। तो आपको ये जो सिंबल है वो एक जनरल सिंबल है मोसफेट के लिए। यहाँ पर तो मैंने गेट और ड्रेन को शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर ये देखिए, ये ड्रेन टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, और ये हमारे पास क्या है? सोर्स टर्मिनल। अगर गेट और ड्रेन को शॉर्ट कर देंगे तो वो एक लोड की तरह यूज हो रहा होगा, मीन्स की एक रेजिस्टर की तरह यूज हो रहा होगा। ओके, और ऐसे लोड को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव लोड। और इस लोड का रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 1/λ IDS, 1/λ IDS। और यहाँ पर लैम्डा जो है वो क्या है? वो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर है। जो लैम्डा है वो हमारे पास क्या है? चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर। लैम्डा जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है? चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर। ओके, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर। अगर आपको थोड़ा सा याद भी होगा, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो आपको बोला था ये चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो होता है वो आउटपुट रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। तो आउटपुट RL मीन्स की आउटपुट रेजिस्टेंस ही होगा। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का पैरामीटर का वैल्यू 0 होगा तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ओके, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा उस केस में? इनफाइनाइट रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू है एक्टिव लोड का। और ये आपको याद भी रखना है, गेट और ड्रेन को अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो एक एक्टिव लोड की तरह यूज होगा, नोट की पैसिव लोड की तरह नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एज आई टोल्ड यू कि ये सारे क्वेश्चन हमने खुद से फ्रेम किए हैं। तो जैसे ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सॉरी ये क्वेश्चन तो ठीक है, और आगे जाके थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा, इसमें मिसप्रिंट है। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT इज नेगेटिव। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, जो एन चैनल मोसफेट होगा, एन चैनल इन्हांसमेंट मोसफेट होगा, ओके, उसमें VT का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और जो पी चैनल इन्हांसमेंट, जो पी चैनल डिप्लीशन मोसफेट हो चाहे इन्हांसमेंट मोसफेट हो, ओके, अगर कोई भी पी चैनल डिप्लीशन मोसफेट हो चाहे इन्हांसमेंट मोसफेट हो, उसके लिए हमारे पास VT का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। एन चैनल के लिए हमारे पास VT का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, और पी चैनल के लिए हमारे पास VT का वैल्यू क्या होगा? वो होगा नेगेटिव होगा। ओके, जे फेट में VT की जगह पे हम पिंच ऑफ वोल्टेज पढ़ते हैं। ओके, पिंच ऑफ वोल्टेज जे फेट में पी चैनल के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और एन चैनल के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज उसको याद रखिए। एन चैनल इन्हांसमेंट मोसफेट हो चाहे एन चैनल डिप्लीशन मोसफेट हो, उसके लिए VT जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो पॉजिटिव होगा। अगर पी चैनल डिप्लीशन मोसफेट हो चाहे पी चैनल इन्हांसमेंट मोसफेट हो, उसके लिए हमारे पास VT जो है वो नेगेटिव होगा। इन द केस ऑफ पी चैनल जे फैट, जो जे फैट होता है उसमें हम पिंच ऑफ वोल्टेज पढ़ते हैं। अगर पी चैनल जे फैट है तो उसके लिए पिंच ऑफ वोल्टेज पॉजिटिव होता है। अगर एन चैनल जे फैट है तो उसके लिए पिंच ऑफ वोल्टेज हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव रहता है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। नाइन्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, एंड ऐसे जो तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। ओके, बट आप जैसे कि कोई असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। UPPCL का जब भी AE का एग्जाम होगा तो ऐसे क्वेश्चन आने के जो है चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं। तो दो मोसफेट है, M1 है, M2 है। ओके, दो मोसफेट है M1 एंड M2, जिनका चैनल लेंथ एंड विड्थ जो है वो दे रखा है
पहले वाले मॉसफेट का चैनल लेंथ और विड्थ जो है वो W एंड L है, और जो दूसरे मॉसफेट का जो विड्थ एंड लेंथ है वो क्या है 2W एंड L/2। ओके, सो पूछ रखा है जो ड्रेन करंट है पहले मॉसफेट में M1 में ID1 है, दूसरे मॉसफेट में ID2 है। अज्यूमिंग बोथ M1 एंड M2 आर ऑन, दोनों को ऑन मानते हुए ओके, और सेम टेम्परेचर सेम बाइसिंग वोल्टेज के लिए हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो आप इस क्वेश्चन के एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन देता हूँ आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें है, कुछ नहीं है। ओके, तो कोशिश करिए इस क्वेश्चन को पढ़ने की जल्दी से जल्दी, और जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज मोर देन इनफ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये 2 स्टेप ऊपर ही होगा अगर आप सिर्फ JN लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो मॉसफेट जो होता है उसमें जो ड्रेन करंट होता है ID या IDS लिख देते हैं तो ड्रेन टू सोर्स करंट होता है, बिकॉज ड्रेन करंट भी अगर लिखा होगा वो भी ड्रेन टू सोर्स ही होगा। ओके, बिकॉज ड्रेन और सोर्स के बीच में सेम करंट फ्लो करता है मॉसफेट में और इवन JFET में ऑल्सो। जो IDS जो होता है वो W/L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ओके, अगर आप इसका फॉर्मूला जानते हो, अगर जिन्होंने फॉर्मूला पढ़ा है इसका, जैसे कि कुछ स्टूडेंट होंगे बीटेक वाले भी जिन्होंने प्रिपरेशन किया होगा गेट में, तो उसमें उनको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। अगर IDS जो होगा, IDS जो होता है वो W/L से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। W जो होता है वो हमारे पास होता है चैनल विड्थ, L जो होता है वो होता है हमारे पास चैनल लेंथ, और W/L को हम बोलते हैं एक्सपेक्ट रेशियो। ओके, W/L को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्ट रेशियो, ASPECT, एक्सपेक्ट रेशियो। ओके, W/L को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्ट रेशियो बोलते हैं। ओके, तो W/L जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होता है। W/L जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। इट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, विड्थ जो होता है, चैनल विड्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द चैनल लेंथ। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा बता दिया यहाँ पर। W/L जो होता है उसको एक्सपेक्ट रेशियो बोलते हैं, और जिसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब M1 ट्रांजिस्टर में हमारे पास जो करंट है उसको मैं ID1 मान लेता हूँ, दैट इज IDS1, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा W/L का। और जो अभी M2 ट्रांजिस्टर है, जो M2 ट्रांजिस्टर है उसमें करंट मान लेते हैं ID2 या IDS2, तो उसमें हमें क्या दे रखा है? विड्थ जो है वो 2W होगा और लेंथ जो होगा हाफ होगा। ओके, अगर विड्थ को 2W से मींस कि उसको डबल कर देंगे, लेंथ को हाफ कर देंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। IDS2 जो होगा वो 4 इंटू W/L हो जाएगा, 4 इंटू W/L हो जाएगा। अब बाकी सब चीजें जो उसने बोला सेम ही है। ओके, उसने बोला बाइसिंग सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो मीन्स कि जब हम IDS2 और IDS1 का रेशियो लेंगे बाकी सब कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या? 4 इंटू W/L, ओके, अपॉन W/L। सो W/L से W/L कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट ओनली 4। ओके, यू विल गेट ओनली 4। और ये क्वेश्चन, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ID2 जो होगा वो 4 टाइम ऑफ ID1 होगा। और ये क्वेश्चन आपको इस वे से भी आ सकता है कि कोई मॉसफेट है जिसमें करंट जो है वो ID1 फ्लो कर रहा है, एक दूसरा मॉसफेट है M2 जिसमें करंट जो है ID2 फ्लो कर रहा है, और दूसरे मॉसफेट में जो चैनल विड्थ है वो डबल है और चैनल लेंथ है वो हाफ है, तो बताइए करंट क्या होगा? बाकी सभी सारी कंडीशन क्या होगी? वो सेम होगी। तो आपको याद रखना है, अगर चैनल विड्थ को हम डबल कर देंगे, चैनल लेंथ को हाफ कर देंगे, तो हमारे पास जो होगा वो जो करंट होगा वो 4 टाइम से बढ़ जाएगा। अगर चैनल विड्थ को भी डबल कर देंगे और चैनल लेंथ को भी डबल कर देंगे, तो करंट जो है वो अनचेंज रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, इन द केस अगर आप में चैनल विड्थ को डबल किया है, बस चैनल लेंथ एज इट इज है, तो करंट डबल हो जाएगा। अगर चैनल लेंथ को सिर्फ हाफ किया है, चैनल विड्थ एज इट इज है, तो करंट फिर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, तो आप इसको याद कर सकते हैं। दैट्स वेरी इजी, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ओके, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। आंसर जो है हम सीधा भी निकाल सकते थे। तो ID2 जो है वो 4 टाइम ऑफ ID1 होगा, बिकॉज जो विड्थ है, जो चैनल का विड्थ है वो डबल कर दिया गया है, और जो चैनल का लेंथ है वो क्या कर दिया गया है? हमारे पास हाफ कर दिया गया है। तो अभी ट्रांस कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ GM ऑफ एन JFET, JFET के लिए जब भी ये फॉर्मूला होगा जिसमें PVP लिखा होगा वो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए ही होगा। तो अब वो सैचुरेशन रीजन में पूछ रखा है कि वो किसके इक्वल टू होगा। तो ये इक्वेशन जो होता है, मैं इसको पूरे डिटेल में आगे आपको बता रहा हूँ। ये जो इक्वेशन जो होता है ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का,
आईडीएस का। इस इक्वेशन से तो आपको न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, इवन जयपुर मेट्रो में ये न्यूमेरिकल आया था और बहुत सारे मेट्रोज के पेपर में ये न्यूमेरिकल आता है, जिसमें आपको आईडी डबल एस का वैल्यू, वीजीएस का वैल्यू, वीपी का वैल्यू गिवन होता है और आपको आईडीएस का वैल्यू निकालना होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि ये जो करंट जो होता है वो सिर्फ सैचुरेशन रीजन के लिए होता है। ओके, सैचुरेशन रीजन के लिए होता है और एफईटी को एज एन एम्पलीफायर वर्क कराने के लिए हम उसको सैचुरेशन रीजन में ही वर्क कराते हैं, उल्टा रहता है बीजेटी से। ओके, सो एफईटी को सैचुरेशन रीजन में ही काम कराते हैं जब उसको हमें एज एन एम्पलीफायर यूज करना है। तो ट्रांस कंडक्टेंस मैंने आपको जब बीजेटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तब भी आपको बताया था, ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है वो चेंज इन द आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, दैट इज चेंज इन आईडीएस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वीजीएस। ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस का वैल्यू रहता है। ये हमारे पास क्या रहता है, ट्रांस कंडक्टेंस का वैल्यू रहता है, चेंज इन आईडीएस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वीजीएस। ओके, तो अब आईडीएस को हम अगर वेरी करेंगे वीजीएस के साथ, अगर हम आईडीएस को वेरी करेंगे वीजीएस के साथ, तो हमारे पास देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए, ये सब चीजें फॉर्मूला जो है डेरिवेटिव करने का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बाकी आईडी डबल एस क्या है, जो लेट जुड़े हैं, और पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, जो हमारे पास लेट जुड़े हैं। ये फर्स्ट वीपी जो है यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज है, आईडी डबल एस जो है वो क्या है, ड्रेन टू सोर्स, सेव करंट, सैचुरेटेड करंट और मैक्सिमम करंट होता है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में ये सब कुछ डिटेल में बता दिया था, तो मैं यहाँ पर अभी रिपीट नहीं करूंगा उन सब चीजों को। तो इसलिए जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, लेट जुड़े हैं, तो प्लीज उस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। ओके, फर्स्ट जो एफईटी का क्वेश्चन था। ओके, सो अब चेंज इन आईडीएस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वीजीएस करेंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का क्या होता है। एक्स स्क्वायर का अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ डेरिवेटिव करें तो 2 आगे आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आईडीएस, और जो x का होता है, जो अंदर x का डेरिवेटिव होता है, x जो होता है उसका भी हम पूरा डेरिवेटिव करके बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अंदर जो 1 माइनस वीजीएस बाई वीपी है, इसको वीजीएस के साथ फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो बाहर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को वीजीएस के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 आएगा, माइनस वीजीएस बाई वीपी को डेरिवेटिव करेंगे वीजीएस के साथ, वो क्या आएगा, माइनस 1 बाई वीपी। तो यहाँ पर बाहर जो आना था वो आना था माइनस 1 बाई वीपी आना था, बट हम जो ट्रांस कंडक्टेंस का वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमने वीपी का यहाँ पर क्या बोल दिया है कि वीपी को यहाँ पर आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड ही लेना है, बिकॉज ट्रांस कंडक्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पर नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है यहाँ पर कंडक्टेंस। ओके, बट इन सम cases in some diodes there is negative conductance also. Okay, don't worry about that. Okay, हम वापस आते हैं इसमें। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसका, ट्रांस कंडक्टेंस का। ट्रांस कंडक्टेंस का क्या वैल्यू आया है, 2 ID डबल एस एस मैग्नीट्यूड ऑफ द पिंच ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई विद द 1 माइनस है VGS बाय VP। होपफुली सभी को ये क्लियर हो। ओके, ये कैसे किया है कि प्लीज अभी ये सब मैथमेटिक्स में मत उलझाना मेरे को ये बोल के कि सर कैसे हुआ है। तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स है वो इतना जानता होगा कि ये कैसे किया है। ओके, थोड़ा सा क्योंकि आप अगर इस लेवल पे अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए ये सब कैसे होता है। ओके, तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, एरिया कैसे निकालना है किसी ग्राफ का, ये सब आपको मालूम होना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द प्रिपरेशन। ओके, सो अब देखिए जब VGS का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा, जब यहाँ पर VGS 0 पुट कर दूंगा, तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था जब VGS का वैल्यू 0 होता है तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर भी होगा, जब VGS का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये पूरा क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी हमारे पास 0 हो जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा क्वांटिटी हमारे पास 0 हो जाएगा, तो उस केस में हमारे पास क्या बचेगा, 2 IDSS अपॉन VP का मैग्नीट्यूड। VP का मैग्नीट्यूड फिर से बता रहा हूँ, VP का मैग्नीट्यूड का मतलब है अगर VP का वैल्यू आपको नेगेटिव दिया जाएगा तो आपको उसको यहाँ पर पॉजिटिव ही पुट करना है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है किसका, ट्रांस कंडक्टेंस का, जब VGS का वैल्यू 0 होता है। आप खुद सोचिए जब यहाँ पर VGS का वैल्यू 0 से हम नेगेटिव की तरफ बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ओके, 0 से मींस कि बढ़ाना, VGS को हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो ये जो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, ये क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। तो हमारे पास क्या होगा, 1 से भी नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे वो। ओके, वो 1 से भी नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास GM का वैल्यू जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जब VGS का वैल्यू VP के इक्वल टू होगा, ओके, जब VGS का वैल्यू हमारे पास VP के इक्वल टू होगा
तो आप देखिए ये वाली क्वांटिटी जो है VGS बाई VP जो होगा वो 1 हो जाएगा। अभी VGS बाई VP जो है 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो कट ऑफ गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज होती है वो पिंच ऑफ के इक्वल टू होती है। तो इस केस में बिकॉज वहां पर करंट भी 0 हो जाता है तो ट्रांस कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू है किसका, ट्रांस कंडक्टेंस का। ये किसका वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है ट्रांस कंडक्टेंस का मिनिमम वैल्यू है। तो ग्राफ को अगर देखेंगे, ओके ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समटाइम पेपर में आपको ये 2IDSS बाय VP को सीधा ही वो GM0 का वैल्यू गिवन होगा, सीधे आपको GM0 का वैल्यू गिवन होगा बिकॉज 2IDS बाय VP का मैग्नीट्यूड GM0 का वैल्यू होता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है किसका, ट्रांस कंडक्टेंस का। होपफुली सभी को क्लियर हो। ओके ये सब चीजें, इसमें थोड़ा सा स्पीड भी अगर देख रहा होगा कि मेरा बढ़ गया है बिकॉज मैं ये बता चुका हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। तो एट VGS इक्वल टू VP पे GM का वैल्यू 0 होगा जो कि मिनिमम होगा। और ये ग्राफ जो है, ये जो इक्वेशन जो है अभी इसमें स्क्वायर नहीं है। अगर आप करंट का इक्वेशन देखोगे, जैसे मिनट, अगर आप करंट का इक्वेशन देखोगे IDS के जो करंट है वो उसका इक्वेशन देखेंगे वो पैराबोलिकली, ओके वो करंट का जो इक्वेशन है वो पैराबोलिकल, ओके ये वाला जो इक्वेशन है वो पैराबोलिक इक्वेशन है। ओके पैराबोलिक रिलेशन है ये हमारे पास करंट का। IDS जो है वो VGS के साथ पैराबोलिकली जो है वो चेंज हो रहा है। ओके तो और स्क्वायर के साथ चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई FET इज आल्सो नोन एज स्क्वायर लॉ डिवाइस, स्क्वायर लॉ डिवाइस, स्क्वायर लॉ डिवाइस। डायोड इज आल्सो नोन एज स्क्वायर लॉ डिवाइस। ओके डायोड का कुछ रीजन जो है वो स्क्वायर की तरह यूज किया जा सकता है। जो रीजन अगर आपसे पूछा कि डायोड का कौन सा जो रीजन है वो उसको हम स्क्वायर की तरह यूज कर सकते हैं। तो जो डायोड का रीजन जो हमारे पास कट इन वोल्टेज के थोड़ा सा ऊपर जो होता है, कट इन वोल्टेज के डायोड का अगर वोल्टेज कट इन वोल्टेज से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हम और उसके 20% उससे ज्यादा रखेंगे कट इन वोल्टेज से, तो उस रीजन में जो होगा वो हमारे पास डायोड जो होगा वो एक स्क्वायर लॉ डिवाइस की तरह यूज होता है। बट FET इज ऑलवेज स्क्वायर लॉ डिवाइस, इसको हम स्क्वायर लॉ की तरह यूज कर सकते हैं, स्क्वायर की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये करंट का IDS और VGS, अगर आप पूछा जाए IDS और VGS के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है, तो आपको आंसर देना पैराबोलिक रिलेशन है, जिससे पैराबोलिक रिलेशन। बट अगर आप GM का रिलेशन देखोगे VGS के साथ, अगर आप GM का रिलेशन देखोगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास। ओके y इक्वल टू mx बन जाएगा। आप करके देखिए, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ भी बनाया है। ये सब कुछ जो बता रहा हूँ वो N चैनल JFET के लिए। ओके N चैनल JFET के लिए VGS का वैल्यू नेगेटिव होता है। ओके बिकॉज जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें VGS जो होता है वो हमारे पास रिवर्स बायस वोल्टेज होता है। VGS जो होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस वोल्टेज होता है। तो VGS का वैल्यू N चैनल के लिए नेगेटिव रहता है और P चैनल JFET के लिए वो पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए इसको मैंने कौन से क्वाड्रेंट में बनाया, सेकंड क्वाड्रेंट में लिया है। यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में VGS का वैल्यू यहाँ पर लिया है। तो जब VGS का वैल्यू 0 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या है, GM0। और जैसे ही VGS का वैल्यू हम नेगेटिव साइड पे इंक्रीज करेंगे तो ये स्लोली लीनियरली डिक्रीज होते VP के वैल्यू पे आके वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन द ट्रांस कंडक्टेंस एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज। ट्रांस कंडक्टेंस और गेट टू सोर्स वोल्टेज है। और IDS और VGS के बीच में भी आगे जाके ग्राफ एक मिल जाएगा आपको। ओके तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर आपको मोस्ट FET से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जहाँ तो IDS का वैल्यू, IDS का फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके जहाँ तो आपको ट्रांस कंडक्टेंस के फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जहाँ इससे पहले जो आपको MOSFET का क्वेश्चन कराया है वो पूछा जा सकता है आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक्सपेक्टेशन है हमारी कि आपसे इतना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये नए क्वेश्चन है जो हमने फ्रेम किए हैं खुद से। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास क्या है, हमें GM का वैल्यू पूछ रखा था जिसका फॉर्मूला ये है 2IDSS अपॉन VP का मैग्नीट्यूड। ओके ये 10th नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कंपेयर टू द फील्ड इफेक्ट फोटो ट्रांजिस्टर इज द ट्रांजिस्टर जो लाइट को हमारे पास अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ओके तो फोटो ट्रांजिस्टर, बाइपोलर फोटो ट्रांजिस्टर क्या होता है, देखिए बाइपोलर फोटो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो हमारे पास बाइपोलर BJT का मैंने आपको बताया था कि BJT का कुछ एडवांटेजेस है FET से। एक तो BJT का गेन ज्यादा रहता है और BJT इज यूज फॉर द हाई स्पीड डिवाइसिंग। ओके हाई स्पीड डिवाइस जो है BJT इज स्टिल फास्टर देन द FET। ओके BJT FET हैज
इस ओवन एडवांटेजेस लाइक पावर डिसिपेशन बहुत कम है, पावर डिसिपेशन बहुत कम है। और जो आज के यूजर्स है उनको यही चाहिए कि उनका जो मोबाइल फोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके एक बार बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद। ओके, तो अगर हम ज़्यादा बीजेटी यूज़ करेंगे, बीजेटी जो है उसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा। ओके, तो बीजेटी अगर एक मोबाइल में हमने बीजेटी से सब कुछ बनाया है और दूसरे मोबाइल में हमने एफईटी से सब कुछ फैब्रिकेट किया है, तो जो दूसरा मोबाइल होगा उसका बैटरी जो होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा एज कम्पेयर टू द बीजेटी वाला जो मोबाइल होगा। ओके, तो एफईटी हैज़ ओवर एडवांटेजेस। ओके, बट इन द केस अगर कुछ ऐसा हमारे पास एप्लीकेशन है जहां पर हमें स्पीड से लेना देना सब कुछ। ओके, ऐसा कुछ डिफेंस का एप्लीकेशन हो सकता है जिसमें हमें पावर से कोई मतलब नहीं है कि पावर जितना भी कंज्यूम है दैट डजंट मैटर, हम उसको पावर अप्लाई कर देंगे, बट स्पीड उसका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसके केस में हम बीजेटी जाएंगे। ओके, तो बीजेटी इज नॉन फॉर द फास्टर डिवाइस। ओके, बीजेटी इज नॉन फॉर द फास्टर डिवाइस। तो स्लोअर वाले क्वेश्चन तो ऑप्शन तो कट जाए। ओके, तो अगर अब ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन डी बचा है। ओके, ऐसा ये तरीका है, देखिए जी मैं ऐसे क्यों करके दिखा रहा हूँ आपको, ये दिस इज अ वे टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको करने पड़ेंगे, इसी वे से करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का कोई भी पता नहीं होगा पेपर में, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं जाता है। ओके, तो बट ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कुछ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो और बीजेटी जो होता है वो सेंसिटिव भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एफईटी। तो ये बीजेटी के एक तरह के एडवांटेजेस हो गए। बीजेटी का जो फोटो ट्रांजिस्टर होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा और ज्यादा फास्टर रिस्पॉन्स करेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 11 का ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एन चैनल इन्हांसमेंट मोड के लिए, इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट के लिए आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज गिवन है। इट इज गिवन टू यू कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वैल्यू क्या है, 1 वोल्ट होगा, और उसको गेट टू सोर्स वोल्टेज को उसको 2 वोल्ट दे रखा है। ओके, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी 2 वोल्ट दे रखा है। ओके, तो ड्रेन टू सोर्स भी 2 वोल्ट दे रखा है। तो उसने पूछ रखा अगर ड्रेन वोल्टेज को डबल कर देंगे, मीन्स ये 2 वोल्ट से 4 वोल्ट कर देंगे, तो ड्रेन करंट को क्या असर होगा। ये अभी मॉसफेट का आ गया है, ये क्या आ गया है, मॉसफेट का। तो इसको बारे में आपको ये सारे क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं ताकि आपके साथ कुछ डिस्कशन हो सके, कुछ एक हेल्दी डिस्कशन हो सके आपके साथ। तो यहाँ पर एक मैं ग्राफ लेके आया हूँ आपके लिए, जिसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जिसमें वाई एक्सिस में हमें ड्रेन टू सोर्स करंट लिया है और एक्स एक्सिस में हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज दिया है। इसको हम क्या बोलेंगे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉसफेट। इसको हम क्या बोलेंगे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉसफेट। ओके, इनहांसमेंट मॉसफेट। तो हमारे पास क्या होता है, ये एक हमारे पास एक बाउंड्री है, यहाँ पर ये एक बाउंड्री है ओमिक रीजन और सैचुरेशन रीजन के बीच में। क्या होता है, जब VDS को हम इंक्रीज करते हैं, 0 से ज्यादा इंक्रीज करते हैं, तो पहले जो करंट है वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे VDS इंक्रीज करेगा। और आपको पता है वोल्टेज के इंक्रीज होने से अगर कोई करंट इंक्रीज होगा तो वो कौन सा रीजन होगा, ओमिक ही होगा, क्योंकि ऐसा जो है V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, या I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V है, जो करंट जो है वो वोल्टेज के सीधा ही डायरेक्टली है। तो वो हमारे पास किससे आता है, ओम्स लॉ से आता है, लीनियर डिवाइसेस के लिए आता है। और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ओमिक रीजन, लीनियर रीजन और एक्टिव रीजन। ओमिक रीजन, लीनियर रीजन और एक्टिव रीजन, ये इसका रीजन का नाम हो गया। ओके, और जैसे ही वोल्टेज जो है VDS का वैल्यू, इस VDS सेट जो बाउंड्री है ये VDS सैचुरेशन का बाउंड्री है, जिसको हम पिंच ऑफ भी बोलते हैं। VDS सेट को हम यहाँ पर पिंच ऑफ भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू जो होता है वो VGS माइनस है VT होता है, गेट टू सोर्स माइनस है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, तो ये जो बाउंड्री है, जब VDS का वैल्यू इस बाउंड्री वाली वोल्टेज वाली वैल्यू जो कि VDS सेट का वैल्यू होता है, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो अब जो करंट है वो सैचुरेट हो जाएगा, करंट जो है वो सैचुरेट होगा। इस रीजन में, इस रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन और पिंच ऑफ रीजन। ओके, अब ये क्यों सैचुरेट होता है ये सब कुछ जो है वो फुल एक्सप्लेनेशन से समझ आएगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। ओके, वो पॉसिबल नहीं यहाँ पर। तो सैचुरेशन और पिंच ऑफ रीजन जो है वो हमारे पास यहाँ पर होता है। ये यहाँ पर VDS का वैल्यू VDS सेट से अगर ज्यादा होगा
VDS साइड का वैल्यू क्या है, VGS माइनस है VD। अगर VDS का वैल्यू VDS साइड से ज्यादा होगा तो हमारे पास कौन सा रीजन होगा, सैचुरेशन रीजन होगा, पिंच ऑफ रीजन होगा। अगर VDS का वैल्यू VDS साइड से कम होगा तो हमारे पास कौन सा होगा, ओहमिक रीजन होगा, लीनियर रीजन होगा, एक्टिव रीजन होगा। ओके सो और VDS साइड का वैल्यू क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज VGS माइनस है VD, क्योंकि ये आपको छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है जिसमें आपको VGS का वैल्यू हो, VT का वैल्यू हो, तो आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन से रीजन में वर्क कर सकता है। ओके सो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, दो केसेस है। अगर VDS का वैल्यू VDS साइड से कम होगा, ओके थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ अभी। अगर VDS का वैल्यू VDS साइड से कम होगा तो मींस की वो कौन सा रीजन होगा, ओहमिक और लीनियर रीजन, ओहमिक और लीनियर रीजन। तो यहाँ पर साफ दिख रहा था कि ये एक रेजिस्टर की तरह काम कर सकता है। तो जब हमारे पास VDS का वैल्यू VDS साइड से, VDS सैचुरेशन से कम होगा तो इन दिस केस FET जो है वो ऑपरेट करता है एक वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर की तरह। मॉसफेट जो है वो यहाँ पर है, FET इज ऑल्सो ए मॉसफेट। ओके सो तो FET जो है वो एक वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर की तरह यूज होता है। और इस रीजन में ही जो ID का वैल्यू है, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ID का वैल्यू जो है वो VDS के इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो रहा है। ID इंक्रीज, एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज, ID इंक्रीज एज VDS इंक्रीज। ID का वैल्यू इंक्रीज होगा जैसे जैसे VDS इंक्रीज होगा, इसलिए इस रीजन का नाम भी हमने क्या रखा है, ओहमिक और लीनियर रीजन। और इस रीजन में जो FET है वो एक वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। हम उसको FET को कैसे यूज कर सकते हैं, वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। और अगर VDS का वैल्यू VDS साइड से ज्यादा हो जाता है, अगर VDS का वैल्यू VDS साइड से ज्यादा हो जाता है तो उस रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन और पिंच ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन और पिंच ऑफ रीजन, इसका और भी नाम होते हैं बट आपके लिए ये इनफ है, सैचुरेशन और पिंच ऑफ रीजन। इन दिस केस IDS जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, IDS रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद इंक्रीज इन VDS। अब इस केस में आप देख सकते हो, ओके इस केस में देख सकते हो कि जो यहाँ पर जैसे जैसे हम VDS को बढ़ा रहे हैं बट IDS जो है वो इस वैल्यू पे आके क्या हो गया है, कांस्टेंट हो चुका है। IDS जो है इस वैल्यू पे आके क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। यस प्रैक्टिकल केस में देयर आर वेरी स्मॉल चेंज, प्रैक्टिकल केस में यहाँ पर इस लाइन में बहुत स्मॉल सा चेंज आएगा। ओके यहाँ पर बनाना मुश्किल है। ओके प्रैक्टिकल केस में यहाँ पर क्या हो, वेरी लेस स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज लाइक दिस वेरी स्मॉल चेंज होगा, बट वो तभी होगा जब हम प्रैक्टिकल केस लेंगे। बट आइडली इट इज कांस्टेंट, आइडली IDS का वैल्यू VDS के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो यहाँ पर इस ग्राफ में मैंने शो कर रखा है। ओके वो इस ग्राफ में जैसे मैंने शो कर रखा है वैसे रहेगा। ओके सो इस रीजन में जो IDS जो होता है वो सैचुरेशन रीजन में, मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन हमने लिखा IDS का वो सैचुरेशन रीजन के लिए होता था। तो उस रीजन में हम देख सकते हैं IDS जो होता है वो कैसे चेंज कर रहा था, वो VGS के साथ चेंज करता है। तो VGS जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास इनपुट वोल्टेज होता है। तो इस केस में IDS जो है वो चेंज करता है इनपुट वोल्टेज के साथ। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि FET जो होता है वो एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है। मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स का मतलब क्या है कि इसका आउटपुट जो करंट है IDS उसको कंट्रोल करता है इनपुट वोल्टेज VGS। दैट्स वाई इट्स नेम इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ओके जो आउटपुट में करंट ही है बट इनपुट जो है इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो वोल्टेज है एक VGS। ओके तो IDS चेंज विद द इनपुट वोल्टेज VGS। इस रीजन में IDS जो है वो हमारे पास इनपुट वोल्टेज VGS के साथ चेंज होता है। तो इस केस में देखिए जैसे ये फॉर्मूला है, जैसे ये हमने लिखा था, मैंने आपको बताया था ना, ये फॉर्मूला जो है वो किसका फॉर्मूला है, वो सैचुरेशन रीजन का फॉर्मूला है। जैसे हालांकि ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास JFET के लिए है और जो क्वेश्चन जो है वो किसका है, वो MOSFET का है, इनहांसमेंट MOSFET का है, उसका फॉर्मूला अलग होता है। बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि जो सैचुरेशन रीजन में जो IDS जो होता है वो मेनली VGS पे डिपेंड करता है, मीन्स की इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसलिए इस रीजन में ये एक एम्पलीफायर की तरह यूज, इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। बिकॉज एम्पलीफायर तभी बनेगा जब आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। ओके जब आउटपुट जो है इनपुट को फॉलो करेगा तभी हमारे पास क्या बनेगा, एम्पलीफायर बन सकता है। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आपको और थोड़ा सा डाउट आ सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ओके इसलिए बिकॉज यहाँ पर लिमिटेड है सब कुछ हमारे लिए, तो इसलिए लिमिटेड है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ तक ही हम रुक जाएं, इस डिटेल में आगे ना जाएं। तो कभी हमारे जब हमारे पास अगर मैं स्टूडियो में जाके अगर कोई क्लास लूँगा तब उस केस में आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। बट अभी के लिए दैट्स इनफ फॉर यू। एंड ये ग्राफ रहता है, पैराबोलिक ग्राफ है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो VGS का वैल्यू क्या होता है 0, और ये बाद में पैराबोलिकली यहाँ पर क्या करता है, डिक्रीज करता है, पैराबोलिकली क्या करता है, डिक्रीज करता है। सो दिस इज द केस। ओके ये हमारे पास क्या है, वो केस है IDS का। तो
आपको अभी जो गिवन क्वेश्चन था, गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन देना मैं भूल गया यहाँ पर। ओके, बट अब मुझे नहीं लगता अभी आपको सोल्यूशन की जरूरत होगी, तो गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन देना भूल गया। तो यहाँ पर आपको गिवन क्वेश्चन में आपको अभी यही जानना है कि जो हमारे पास एनहांसमेंट मोड है, एनहांसमेंट मोड मॉसफेट है, वो किस रीजन में काम कर रहा है। जो एनहांसमेंट मोड मॉसफेट है वो किस रीजन में काम कर रहा है, उसके लिए आपको वीडीएस सेट निकालना पड़ेगा। और जो वीडीएस सेट होता था वो वीजीएस माइनस वीटी होता है। तो वीजीएस आपको 2 वोल्ट दे रखा है, ओके, और VT जो है -1 है, तो 2 - 1 करेंगे तो VDS सेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, और अगर VDS अब VDS का वैल्यू VDS सेट के साथ कंपेयर करेंगे, VDS जो है वो 2 है, मींस कि वो VDS सेट से ज्यादा है, बिकॉज VDS सेट का वैल्यू आया 1 आया, तो VDS जो है वो 2 वोल्ट है। अब VDS का वैल्यू VDS सेट से ज्यादा है, तो कौन सा रीजन होगा, दैट इज सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में अगर हम ड्रेन करंट को डबल भी कर दें, ड्रेन वोल्टेज को डबल भी कर देंगे, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में कभी भी डबल नहीं हो सकता है, मोर देन डबल भी नहीं हो सकता है, हाफ भी नहीं हो सकता है, देयर इज वेरी स्मॉल स्लाइट चेंज। अब मैं ये क्वेश्चन हमने खुद से फ्रेम किया है, और मैं श्योरली कह सकता हूँ जब अगर ये क्वेश्चन कोई कंपटीशन एग्जाम में कंपटीशन लेवल पे अगर फ्रेम होगा, तो हमारे पास उस एग्जाम में आपको ऑप्शन में सी ऑप्शन में सिर्फ कांस्टेंट ही लिखा जाएगा, बिकॉज मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आइडियल बेस पे आते हैं। वहां पर लिखा जाता है कि जो क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो आइडियल है, जो है हमारे पास आइडियल है सब कुछ वहां पर। ओके, तो दैट्स फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द एफईटी के लिए ये हमारे लिए सफिशिएंट है आज के लिए। ओके, तो अभी जो है वो नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे एफईटी में नेक्स्ट क्लास में। होपफुली सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैंने आपको बताया था जो भी डाउट्स है आप अपने डाउट जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर डाउट अगर मुझे लगता है कि ये डाउट आप खुद ही वीडियो से सुन के खुद से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप मैं उस डाउट को थोड़ा सा इग्नोर ही करूंगा, बिकॉज कुछ डाउट्स ऐसे भी होते हैं जो मैं क्लास में बोल रहा होता हूँ, बट आप अटेंशनली सुन नहीं रहे होते हैं, तो उस केस में आपको डाउट भी आ जाता है। तो आप प्लीज अटेंशन से इस वीडियो को सुनिए, और एक बार डाउट क्लियर करने से पहले मेरे से उस पार्ट को फिर से सुन लीजिए वीडियो में, बिकॉज वही चीजें मैं दोबारा से, अगर आप कोई मुझे डाउट पूछोगे तो वही चीजें मैं दोबारा से आपको वही चीजें बताऊंगा जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ओके, हाँ, कुछ सीरियस केस हो जाता है कि कई बार की डाउट नहीं समझ आ रहा किसी को, तो तब मैं चेंज करता हूँ अपना तरीका पढ़ाने का उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, बट ऐसा बहुत ही पॉसिबल कम होता है। ओके, तो फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेशन है, और ये प्रैक्टिस सेशन है इसमें हमें क्वेश्चन ही करने थे, बट मैं चाह रहा था कि जो क्वेश्चन अगर करने हैं तो खुद कुछ एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए, सो दैट आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। दैट्स वाई मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में जो है आपको एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा दे रहा हूँ हर क्वेश्चंस के लिए, तो सो दैट वो आपके मन में अच्छे से बैठ जाए। ओके, तो और एक और चीज आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करना आप मत भूलिए, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितना आप कर सकते हो उतना ही इसको शेयर कर दीजिए एक बार। ओके, एंड फिर से मैं क्लास जो है वो घर पे ले रहा हूँ, और ये प्रीमियम लाइव है, तो आपके जो डाउट है वो मैं क्लियर नहीं कर सकता ऑन द स्पॉट। ओके, इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो भी डाउट्स है वो कमेंट में लिख दीजिए, अगर मुझे लगेगा कि ये डाउट मुझे क्लियर कर देना चाहिए मैं कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पे भी डाउट डाला था मेरे लिए, तो वहां पर भी मैंने क्लियर कर दिया था जिनका भी है। ओके, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट आ जाता है तो आपको पूछना फर्ज है, तो जितना पूछना चाहोगे आप पूछ सकते हो। ओके, मैं भी आजकल बिल्कुल ही फ्री हूँ, घर पे कोई काम नहीं है। ओके, तो आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, तो नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए सफिशिएंट है, और हर क्लासेस की डिटेल आपके पास पहुंच जाती है अभी। ओके, निम्बस लर्निंग चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और निम्बस लर्निंग चैनल को एक बार फेसबुक पे भी आप फॉलो करेंगे तो आपको वहां से भी बहुत सारी जो हमारे पास डिटेल आपको मिलती रहेगी क्लासेस की। तो अभी के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू है। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, जल्दी हम इस कोरोना से बाहर आ जाएंगे, ये हम सभी एक जहां पर रह के प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं गॉड से, सो दैट हम अपने जो आने वाला टाइम है उसको अच्छे से अच्छा बना सकें। ओके, सो आज के लिए काफी है, थैंक यू।